आपने बताया कि एक पूरी साजिश का ज़िक्र आपने किया। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि किसकी इतनी बड़ी गलती रही कि इतना बड़ा मुद्दा को दरकिनार किया गया? देखिए, इसकी सिर्फ़ और जानबूझ के, जैसे एक कहावत है हमारी हुँ। तरफ, कहा जाता है कि सोते हुए व्यक्ति को आप जगा सकते हैं, जो व्यक्ति पहले से जग रहा है उसको आप कैसे जगाएँगे? तो ये गलती नहीं है, ये बार-बार मैं जो साजिश शब्द बोल रहा हूँ, ये क्योंकि जानबूझ के एक ये डिज़ाइन है। जानबूझ करके किया जाता है, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि अनजाने में किया होता तो 50 साल नहीं लगते। क्योंकि इस देश के संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि या कोई चीज़ 25 साल के लिए रोक लगा दी गई, तो उसको बीच में खत्म नहीं किया जा ऐसा सकता। हो ही नहीं सकता। जब आप चाहिए एक पार्लियामेंट में एक लाइए, बिल लाइए और उसको खत्म कर दीजिए। लेकिन 50 सालों में किसी भी व्यक्ति ने, आप लोग तो बहुत करीब से राजनीति को देख रहे हैं, किसी भी नेता ने अगर इस पे कोई बयान दिया हो या कोई व्यक्ति मुखर होकर के इस पूरे मुद्दे पर 50 साल में बोला हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने भी इस पे थोड़ा सा अध्ययन किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इसकी तरफ तो देखा ही नहीं। उससे सबसे ज़्यादा फायदा तो राजनीतिक व्यक्तियों का होता, सीटें बढ़ती तो उनके अवसर बढ़ते, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं, जो राजनीति ही कर रहे हैं। अगर अवसर मिलेगा तो किसको मिलेगा? सबसे पहले उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग राजनीति में हैं। बाकी लोग तो उसके बाद आएंगे नहीं आएंगे, पार्टी वो बात लाइन की से बात हट है। नहीं सकते ना तो अपने। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी पार्टी लाइन है लेकिन सर जो मुझे अपने लगता है कि अधिकारों बहुत को के सारे लिए भी नहीं ऐसे बोलने काम दे हैं रहे हैं? जो मोदी के कार्यकाल में हुए, पहले कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने बड़े-बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो जिसकी कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, चाहे वो 370 हो रहा, बहुत सारी चीजें हैं, अभी गिनाऊंगी तो वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर मोदी के राज में ये नहीं हुआ तो मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले वक्त में कभी ये पूरा हो पाएगा। नहीं, तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि उसके बाद अगर 2051 पे हम बात करेंगे तब तक लोकतंत्र बचेगा कैसे? बचेगा ही तब तो उसको करने की स्थिति नहीं आएगी। नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बात को समझने की है और जनता को बताने की है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू इट। कि ये उनका कर्तव्य है। ये जैसे होता है ना कि भाई आपको यूनिवर्सिटी में बने रहने के लिए पास होना जरूरी है, तो सरकार के लिए ज़रूरी है, उनका दायित्व है कि आप जो है डिलिमिटेशन करें, संख्या बढ़ाएं, ताकि डेमोक्रेटाइजेशन जो है और हो। एक इंटरेस्टिंग आपसे सवाल पूछते हैं, आप ये बताइए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर डिलिमिटेशन होता है, कौन कौन सी पार्टियां इसका विरोध करेंगी और कौन कौन उसका जो है समर्थन करेंगी? देखिए, विरोध तो वो सारे लोग करेंगे। नहीं, वैसे तो देखिए, ऑफिशियली विरोध तो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखिए कोई भी मुद्दा जनता से बढ़कर नहीं होता है। जिस दिन जनता को ये समझ में आ गया कि 90 करोड़ लोगों का अधिकारों नहीं, को एक शक लगता है ना कि जैसे कोई जितनी चीज होता पार्टियां है। हैं जिनकी राजनीति परिवारवाद पे है, वो क्यों चाहेंगे कि वो उनका हक मारा जाए? आप एक बार बताइए, अगर आप 3 जनरेशन से राजनीति में पैठ बनाए बैठे हैं तो आप चाहेंगे आपकी चीजें बदल दी जाएं? आप जो साउथ की बात करते हैं, साउथ में आप जाकर देख लीजिए, पूरा परिवारवाद पे ही तो है। परिवार और कास्ट, तो उसी ये नॉर्थ इंडिया खामखा बदनाम दूसरी है। चीज और एक और बात मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग, कि परिवार जो कास्टिज्म की राजनीति इस देश में शुरू हुई, वो भी डिलिमिटेशन के बाद ही शुरू हुई। कारण क्या है कि वहां पर भी संख्या फिक्स हो गई। आप कास्ट समीकरण कैसे बना लेते हैं? सही बात है। क्योंकि सीटें नहीं बदल रही हैं, तो कास्ट समीकरण वही का वही है। डिलिमिटेशन हो जाएगी तो आपके कास्ट समीकरण भी हर बार बदल जाएंगे, तो आप कास्ट की राजनीति नहीं कर पाएंगे। बताइए, 76 से पहले कास्ट राजनीति देश में थी तो नहीं थी। बहुत इंटरेस्टिंग है आपका रिसर्च जो है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने यही कहा कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप 76 से पहले देख लीजिए, कोई नेता का नाम आप बता दीजिए जिनको भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके बाद स्थिर हो गए। भाई एक सिंपल सा उदाहरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, दूसरा एक और एलिमेंट, क्रिमिनलाइजेशन। सीधी जितनी कमियां राजनीति की हैं वो सब 76 के बाद ही आई। उसके पहले आप देख लीजिए कितनी स्वच्छ राजनीति थी इस देश में। कौन कौन नेता होते थे, लोग उनको पूजते थे, उनका सम्मान करते थे। आज एक बात बताइए, एक प्राकृतिक चीज, हम एक सामान्य उदाहरण की बात करते हैं। आप पानी रख दीजिए, वो सड़ने लगेगा क्योंकि उसको स्थिर कर दिया गया, उसके बहाव को रोक दिया गया। लोकतंत्र में यही तो उसका बहाव था, लोकतंत्र को जो बेहतर बनाता, उसी को हमने रोक दिया। तो कौन लोग बचे वहां पे? जो लोग हैं वहीं पे हैं, और वो उनकी विचारधाराएं सड़ने लगी। नए विचार ही नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप राजनीति में नए लोगों को आने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में ये कहता रहता हूँ कि 70 के माइंडसेट से जो है ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी चला रहे हैं। वही मोबिलाइजेशन, वही भाषा, वही स्ट्रेटजी, वही टेक्निक और वही विचारधारा। ये जो है इसको तोड़ने के, ये लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम 70s में जाकर के स्टक कर गए, और वो हमारा ब्रेक पॉइंट है जहाँ से परिवारवाद, भ्रष्टाचार, क्रिमिनल्स, ये तमाम तरह की बीमारियां जो है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को लगी। अब एक बात मुझे बताइए
कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो क्या इसका असर ये जो पैसे से जो राजनीति होती है, जो चुनाव, पैसे का जो धन उसका जो इस्तेमाल होता है, वो क्या उसके ऊपर उसका असर होगा डिलिमिटेशन का? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि जब आप 30 लाख लोगों के को प्रभावित करने के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही लोग उसमें इस्तेमाल कर पाते हैं जिनके पास उतना बड़ा फंड है। अब ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा। तो एक तो दो चीजें होंगी, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग आएंगे, जनता को भी तो अवसर मिलता है। राइट। और जनता इस चीज को करने में आसान हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें आम आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको वही व्यक्ति चुनाव में मिलेगा जिसके साथ आप पिछले 20 सालों से देख रहे हैं। जब तक वो अब मर नहीं जाता है, इस देश की राजनीति का एक ही दुर्भाग्य है कि आदमी मरते दम तक की राजनीति करता है। आपने तो ऐसे स्थिति देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों की लाशें संसद से निकली हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो वो जब वो वहां जमे रहते हैं तो उनका जो धन बल बाहुबल होता है वही हावी हो जाता है। लेकिन जब सीटें बढ़ेंगी, नए लोग उस जगह पर आएंगे, तो उनकी वो अपनी क्वालिटी दिखानी पड़ेगी, जनता के बीच उपस्थित दिखानी पड़ेगी। तो जनता के साथ जो कनेक्ट होगा वो चुन करके तो ये जो आपने जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि इसमें भी कुछ एज लिमिटेशन लगाना चाहिए क्या? नहीं, एज आप देखिए, रिटायरमेंट की तो एज होनी ही चाहिए, लेकिन इस पे कौन चर्चा करता है? कोई चर्चा क्योंकि नहीं कर इस देश सकता। में इस बात पे तो मैंने क्या कहा कि इस देश में ये जो सामान्य सी चीजें हैं वो नहीं हो पा रही हैं। तो आप नैतिकता की बात क्या कह सकते हैं? नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया है। वो उन्होंने मंत्री पद लेने से इसलिए अस्वीकार कर दिया गया था कि उन्होंने कहा था कि 60 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर नहीं आना चाहिए, उनको सामाजिक कार्यों में ध्यान देना चाहिए। उनको भारत रत्न दिया गया है और उन्होंने ये बात कही थी 70 के दशक में। और सिर्फ कही नहीं, उन्होंने उसको नहीं लिया था, नकार दिया था। और उन्होंने वो करके दिखाया भी। उन्होंने वो चित्रकूट चले गए, समाज सेवा करने लगे। उन्होंने समाज सेवा की। मैंने क्या कहा कि जब आप राजनीति को देखते हैं 70 से पहले जाकर के, तो आपको राजनीति में वो चीजें दिखती हैं कि जो लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। और वही जब हम 70 पार कर जाते हैं तो आम आदमी के लिए राजनीति एक गंदगी दिखने लगती है, राजनीति की तरफ लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो ये फर्क पड़ता है।